हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया। यह 6 वर्ष और 1 दिन तक चला था। यह यूरोप और मध्य पूर्व चीन में लड़ा गया था। इस युद्ध में सभी देश दो गुटों में बट गए थे। एक था मित्र पक्ष, एक था अक्ष शक्तियां। मित्र पक्ष में जोसेफ स्टालिन थे, जो कि यूएसएसआर के डिक्टेटर थे, यानी कि तानाशाह थे। और एक थे फ्रैंकलिन डिलानो, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विंस्टन चर्चिल थे, जो कि इंग्लैंड के मोनार्की थे। एक चियांग काई शेक था, जो कि चीन के थे। एक था मुख्य अक्ष नेता, अक्ष शक्तियों की तरफ से, उसमें से एडोल्फ हिटलर, जिसका हमें सबको पता है। एक था जापान और एक था इटली। और ये तीन देश मुख्य थे, और उस तरफ मुख्य मित्र पक्ष की तरफ 4 देश मुख्य थे। इसमें सबसे ज्यादा हानि मित्र पक्ष को ही हुई थी। उसके 16 करोड़ सैनिक मारे गए थे और 45 करोड़ सैनिक नागरिक मारे गए थे। सैनिक की बजाय नागरिक मारे गए थे, जिनका कोई दोष भी नहीं था। इसमें कुल मृत जो कि मित्र पक्ष के थे वो 61 करोड़ थे। और अक्ष नेता के 8 करोड़ सैनिक थे और 4 करोड़ नागरिक मरे थे। और कुल मौतें मित्र पक्ष की ओर, मुख्य अक्ष की नेता की ओर से 12 करोड़ हुई थी। और यह युद्ध यूरोप की शुरू से बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य सहित की हार के साथ, और रूस में 1917 में बोल्शेविक द्वारा सत्ता की जबरदस्ती ने यूरोपीय राजनीतिक मानचित्र को मौलिक रूप से बदल दिया था। इस बीच फ्रांस, बेल्जियम, इटली, ग्रीस और रोमानिया जैसे विश्व युद्ध के विजयी मित्र राष्ट्रों ने कई नए क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे। और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ओटोमन और रूसी साम्राज्य के पतन से कई नए राष्ट्र और राज्य बनकर बाहर आए। भविष्य के विश्व युद्ध को रोकने के लिए 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, जिसे हम यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन। संगठन का प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से शस्त्र संघर्ष को रोकने था। इसका मुख्य कार्य देशों के बीच में विवाद को कम करना था और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाना था। औपनिवेशिक होना और वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा था इंग्लैंड को। संधि के तहत जर्मनी को अपने नए घरेलू क्षेत्र का 13% सहित कब्जे की हुई बहुत सारी जमीन छोड़नी पड़ी। वहीं उसे किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करने की शर्त माननी पड़ी। अपनी सेना को सीमित करना पड़ा और उसको पहले विश्व युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के रूप में दूसरे विश्व युद्ध का भुगतान करना पड़ा। 1919 की जर्मनी क्रांति में जर्मन साम्राज्य का पतन हो गया और एक लोकतांत्रिक सरकार, जिसे बाद में वाइमर गणराज्य नाम दिया गया। इस बीच की अवधि में नए गणराज्य के समर्थक और दक्षिण और वामपंथियों के बीच संघर्ष होता रहा। इटली को समझौते के तहत युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रीय लाभ प्राप्त तो हुआ, लेकिन इतालवी राष्ट्रवादियों को लगता था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने शांति समझौते में किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण उनमें रोष था। 1922 से 1925 तक बुनेटो मुसोलिनी की अगुवाई वाली फसिस्ट आंदोलन ने इस बात का फायदा उठाया और राष्ट्रवादी भावना के साथ इटली की सत्ता में कब्जा जमा दिया। इसके बाद मादीन कार्य और वर्ग सहमत कार्यवाही अपनाई गई, जिसके महाजहां से उसके तहत कोई भी देश किसी पर हमला नहीं कर सकता था। मुख्य इस संधि में यही बात हुई थी। एडोल्फ हिटलर 1923 में जर्मन सरकार को उखाड़ने के असफल प्रयास के बाद अतत 1933 में जर्मनी का कुलाधिपति बन गया। उसने लोकतंत्र को खत्म कर और वहां एक कट्टरपंथी नस्लीय प्रेरित आंदोलन का समर्थन किया और तुरंत ही उसने जर्मनी को वापस एक शक्तिशाली सैन्य ताकत के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। यह वह समय था जब राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि दूसरा महान युद्ध हो सकता है। इस बीच फ्रांस अपने गठबंधन को सुरक्षित करने के लिए इथोपिया में इटली के उपनिवेशी कब्जे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जर्मनी ने इस आक्रमण को वैध माना, जिसके कारण इटली ने जर्मनी को ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के मंशा को हरी झंडी दे दी। उसी साल स्पेन में गहरा युद्ध चालू हुआ तो जर्मनी और इटली ने वहां की राष्ट्रवादी ताकत का समर्थन किया, जो सोवियत संघ की सहायता वाली स्पेनिश गणराज्य के खिलाफ थी। नए हथियारों के परीक्षण के बाद
राष्ट्रवादी ताकतों ने 1939 में युद्ध जीत लिया। स्थिति 1935 की शुरुआत में बढ़ गई थी, जब बसार बेसिन के क्षेत्र को जर्मनी ने कानूनी रूप से अपने में पुनः मिला लिया था। इसके साथ हिटलर ने वर्साइल की एक संधि को स्वीकार कर अपने पुनः हथियार बंद होने के कार्यक्रम को चालू कर दिया और देश में अनिवार्य सैनिक सेवा आरंभ कर दी। इसलिए हिटलर ने इसलिए कहा था कि वो और देशों पर भी कब्जा कर सके। उस समय अगर कोई किसी देश पर कब्जा करता था तो उसके वहाँ की जनता भी यही कहती थी यह बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन आज सभी यही कहेंगे कि यह बहुत ही गलत काम है। हालांकि उसी साल जून में यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के साथ एक समतल नौसैनिक समझौता किया, जिसमें उस पर लगाए पूर्व प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। पूर्वी यूरोप में विशाल क्षेत्रों पर कब्जा करने के जर्मनी के लक्ष्य को भाप सोवियत संघ ने फ्रांस के साथ एक आपसी सहयोग संधि की। हालांकि प्रभावी होने से पहले फ्रांस सोवियत समझौते की राष्ट्र संघ की नौकरशाही से गुजरना आवश्यक था, जिससे इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप और एशिया में हो रही घटनाओं से दूर करने हेतु उसी साल अगस्त में एक तटस्थता अधिनियम पारित किया गया। जब हिटलर ने 1935 में रायलैंड को दोबारा अपनी सेना पर गढ़ बनाने की कोशिश की तो उस पर ज्यादा आपत्तियां नहीं उठाई गई। अक्टूबर 1936 में जर्मनी और इटली ने रोन बर्लिन दूरी का गठन किया। एक महीने बाद जर्मनी और जापान ने साम्यवाद विरोधी करार पर हस्ताक्षर किए, जो चीन और सोवियत संघ के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए था, जिसमें इटली अगले वर्ष में शामिल हो गया। अब हम एशिया में बात करते हैं। चीन में ग्वांगनात पार्टी ने क्षेत्रीय जमींदारों के खिलाफ एकीकरण अभियान शुरू किया। 1920 के दशक में मध्य तक एकीकृत चीन का गठन किया गया, लेकिन जल्द यह इसके पूर्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सहयोगियों और नए क्षेत्रीय सरदारों बीच गहराई युद्ध में उलझ गया। 1931 में जापान और सैन्यवादी साम्राज्य की तेजी से बढ़ा रहा था। वहां की सरकार पूरे एशिया में अधिकार जमाने में के सपने देखने लगी और इसकी शुरुआत मुकुदेन की घटना से हुई, जिसमें जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर वहां मंचूकियों की कठपुतली सरकार स्थापित कर दी। जापान का विरोध करने के लिए अक्षम चीन ने राष्ट्र संघ से मदद की अपील की। मंचूरिया में घुसपैठ के लिए निंदा किए जाने के बाद जापान ने राष्ट्र संघ से अपना नाम वापस ले लिया। दोनों देशों ने फिर से संघाई रहे और हैबे में कई लड़ाई लड़ी, जब तक 1933 में एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। उसके बाद चीनी स्वदेशी दल ने मंचूरिया शहर और सुआन में जापानी आक्रमण का प्रतिरोध जारी रखा। 1936 की सियान घटना के बाद प्रतिरोध आक्रमण जारी रखा। 1936 की सियान घटना के बाद कॉम पार्टी और कम्युनिस्ट बलों ने युद्ध विराम सहमति जताकर जापान के विरोध के लिए संयुक्त मोर्चों का निर्माण किया। युद्ध पूर्व की घटनाएं की बात, यह पहले हमने युद्ध से पहले की बात करी थी। पहला आक्रमण इसका 1935 में इथियोपिया पर इतालवी आक्रमण माना जाता है। इथियोपिया देश पर इताली यानी कि इटली ने आक्रमण किया। दूसरा इताली अभिशनी युद्ध एक संक्षिप्त औपनिवेशिक युद्ध था, जो अक्टूबर 1935 में शुरू हुआ था और मई 1936 में समाप्त हुआ। यह युद्ध इथियोपिया साम्राज्य, जिसे अबिसिनिया भी कहा जाता है, पर इतालवी साम्राज्य के आक्रमण से शुरू हुआ, जो सोमिलैंड और इरिट्रिया की ओर से किया गया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप इथियोपिया पर इतालवी सैन्य कब्जा हो गया। यह इटली की अफ्रीकी औपनिवेशिक राज्य के रूप में शामिल हो गया। इसके अलावा शांति के लिए बनी राष्ट्रसंघ की कमजोरी खुल गई सामने आ गई। इसमें दोनों सदस्य थे, लेकिन जब इटली ने लीग के अनुच्छेद का उल्लंघन किया, फिर से कुछ नहीं किया गया। जर्मनी एकमात्र प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र था जिसने इस आक्रमण का समर्थन किया था, ताकि वह जर्मनी की ऑस्ट्रिया पर कब्जे के मंसूबे का समर्थन करते। इसके बाद 1936 से 1939 में चलने वाला स्पेनी गृह युद्ध था। इससे यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता। जब स्पेन में गृह युद्ध हुआ तो हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी विद्रोहियों के सेना समर्थन दिया। वही सोवियत संघ ने मौजूदा सरकार स्पेनिश गणराज्य का समर्थन किया। 30,000 से अधिक विदेशी समाजसेवकों, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ब्रिगेड नाम दिया गया था, उनमें राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ी गई। 1939 में राष्ट्रवादियों ने गहरा युद्ध जीत लिया।
फ्रैंको, जो अब तानाशाह था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के साथ सौदेबाजी करने लगा, लेकिन अंत तक निर्देशक नहीं निकला जिसने समय सेवकों को जर्मन सेना के तहत पूर्वी मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजा था। लेकिन स्पेन तटस्थ रहा और दोनों पक्षों को अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। यह एक संधि का प्रकार था। चीन पर जापानी आक्रमण। जुलाई 19 को मार्को पोलो ब्रिज हादसे का बहाना लेकर जापान ने चीन पर हमला कर दिया और चीनी साम्राज्य की राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। सोवियत संघ ने चीन को युद्ध सामग्री की सहायता हेतु उसके साथ एक अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे जर्मनी के साथ चीन के पूर्व सहयोग प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। 1937 में राजधानी नानकिंग पर भी कब्जा कर लिया गया। नानकिंग पर जापानी कब्जे के बाद लोगों की संख्या में चीनी नागरिकों और नित्य सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया गया। जून 1938 में चीनी सेना ने पीली नदी में बाढ़ लाकर बढ़ते जापानियों को रोक दिया। इस पैंतरेबाजी से चीनियों को वुहान में अपनी सुरक्षा तैयार करने के लिए समय निकल गया। हालांकि शहर को अक्टूबर तक जापानियों ने कब्जा लिया था। जापानी सैन्य जीत ने चीनी प्रतिरोध को उतना ढहाने में कामयाब नहीं रही जितना कि जापान उम्मीद कर सकता था। बजाय इसके चीनी सरकार कोंगचिंग में स्थानांतरित हो गई और युद्ध जारी रखा। सोवियत जापानी सीमा संघर्ष। यह संघर्ष 1937 में चीन और जापान मार्को पोलो में आपस लड़ रहे थे। उसी के बाद जापान ने चीन पर पूरी तरह से धावा बोल दिया, जो कि उन्होंने उनकी राजधानी पर कब्जा भी कर लिया था। इसके तहत उनके सोवियत संघ और जापान के बीच यह संघर्ष चल रहा था कि उन्होंने उनकी सीमा को हटाया है। उस समय जापान नहीं था, वह एक मोनार्की की तरह जापानी साम्राज्य था। इस युद्ध का मुख्य कारण जब हिटलर ने 1939 के करीब सोवियत संघ पर यूएसएसआर पर धावा बोला, तो उसी समय उन्होंने वह ज्यादातर सोवियत संघ के अंदर चला गया था। इसी के साथ सोवियत संघ ने लगभग 9 महीने के अंदर उस जर्मनी को उसके अंदर ही कर दिया था। इसी के साथ इसके बाद हिटलर तब भी नहीं रुका और उसने अमेरिका पर कब्जा करने की सोची और इसी के साथ जर्मनी के उल्टे दिन शुरू हो गए और 1945 तक हिटलर ने अपनी आत्महत्या कर ली थी और हिटलर का साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद 8 मई 1945 को जर्मनी को हरा दिया गया था, वो भी इंग्लैंड की ओर से, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। और यह युद्ध उसी समय यूरोप में खत्म हुआ था। जापान में यह युद्ध 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु बम डाला तो जापान भी उसी समय टूट चुका था और वह एक डेमोक्रेटिक देश रहना चाहता था। तो इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का भी खात्मा हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।